हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल कुमार। मैं जीएस पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो आइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ ऐसे पढ़ें कि जीएस या जी के रिलेटेड एग्जाम में हमारा एक भी प्रश्न छूट ना पाए। ठीक है, तो उम्मीद है हम आपको कुछ ऐसा पढ़ाएं कि आपको पढ़ने के साथ साथ याद भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो भारतीय संविधान की आइए प्रस्तावना को समझते हैं। तो कहते हैं 13 दिसंबर सन 1946 को 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर, पहला बिंदु 13 दिसंबर सन 1946, 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, तो इसे भारतीय संविधान की आत्मा कह के ही बुलाते हैं। ठीक है, आत्मा कि भारतीय संविधान की आत्मा कह के बुलाते हैं। इसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र कह के भी बुलाते हैं, परिचय पत्र। ठीक है, कुछ विचारक हैं इसे भारतीय संविधान की आत्मा मानते हैं, कुछ विचारक इसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र मानते हैं। ठीक है, और अगला बिंदु आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसका विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से? अमेरिका के। कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसका विचार हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। ठीक है, तो चलो एक बार रिकॉल करते हैं कि 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में संविधान में जोड़ लिया गया है। ठीक है, इसे हम भारतीय संविधान की आत्मा कह के भी पुकारते हैं, या भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं, ये कहते हैं भारतीय संविधान का दर्शन भी कहते हैं। कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? तो प्रस्तावना। यदि आप प्रस्तावना को अच्छे से समझ लेते हैं तो भारतीय संविधान का आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है कि हमारे भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिल रही है, कि हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, या हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो विचार है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली है। ठीक है, तो उम्मीद है आपके ये 4 बिंदु क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक एक शब्द के लिए। ठीक है, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव के 3 बिंदु थे कि पहले कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होगी उसको शक्ति कहाँ से मिलेगी, कि हमारा भारतीय संविधान है कि उसे शक्ति कहाँ से मिलेगी, और स्वरूप क्या होगा, और उसके उद्देश्य क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना। ठीक है, शक्ति। यहाँ हम लिखेंगे स्वरूप, और यहाँ लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य तो शक्ति कि हम देश का सर्वोच्च कानून क्या है, कि देश का संविधान। देश का सर्वोच्च कानून क्या होता है? संविधान होता है। लेकिन संविधान के लिए शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो देश की जनता। प्रस्तावना यदि आपने पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो शक्ति का स्रोत क्या होगा? देश की जनता। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब देश की जनता। कि जो देश की जनता होगी, जनता मतलब संविधान की शक्ति का स्रोत क्या होगा? देश की जनता। मतलब कि हम भारत के लोग, कि यदि हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से मिलेगी तो देगी कहाँ शक्ति मिलेगी? देश की जनता से। ठीक है, अब स्वरूप क्या होगा? यदि आप 5 शब्द को समझ लेते हैं, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 5 शब्द जो है वो हमारे संविधान का स्वरूप इंगित करते हैं कि हमारे संविधान का स्वरूप क्या होगा। तो पहला शब्द क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य। गणराज्य, ये हमारे जो 5 शब्द हैं वो हमारे संविधान का स्वरूप इंगित करते हैं। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आपने ये 5 शब्द पढ़े होंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य। उद्देश्य, उद्देश्य क्या? न्याय। न्याय, न्याय कौन से स्तर पे होगा? धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। न्याय, एकता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, और अखंडता। अखंडता, ये 5 शब्द जो हैं, ठीक है, ये हमारे संविधान का स्वरूप इंगित करते हैं कि हमारा संविधान का स्वरूप होगा कुछ इस टाइप का होगा। ये हमारे जो 5 शब्द हैं वो हमारे संविधान का उद्देश्य प्रकट करते हैं। और यदि ये 10, 5 और 5, 10, यदि आप इन 10 शब्द का अर्थ समझ जाते हैं तो भारतीय संविधान को आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक शब्द को। तो यहाँ कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसको शक्ति का स्रोत क्या होगा कि हम भारत के लोग, मतलब देश की जनता, देश की जनता। सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान है। सारे सिस्टम कहाँ से लागू होंगे? देश के संविधान से लागू होंगे। लेकिन उस संविधान को शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो देश की जनता से। ठीक है, अब है कि स्वरूप क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि हम कैसे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, चाहे आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने के लिए हम कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। हम किसी के गुलाम या किसी के जोर दबाव में काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम आज़ाद हो गए। 15 अगस्त 1947 के लिए हमें आज़ादी मिल गई और 26 नवंबर सन 1949 के लिए हमारा संविधान बन के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया। तो हमने प्रस्तावना में उसे जोड़ा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम कैसे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। हम ना तो किसी के आंतरिक एवं बाह्य, मतलब आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में हम कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। ठीक है, फिर है लोकतांत्रिक, कि कोई देश ही सरकार 2 तरीके से होती है, एक तो लोकतांत्रिक, एक होती है राजतंत्र। लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ जो देश का मुखिया होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जो राजा चुना जाएगा वो जनता चुनेगी, वहाँ लोकतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब राजतंत्र का मतलब वो होता है कि जहाँ राजा का पुत्र राजा बनेगा। तो सरकार 2 तरह की होती है, तो राजतंत्र होगा या लोकतंत्र होगा। तो लोकतंत्र वहाँ होगा जहाँ जनता चुनेगी राजा के लिए, और राजतंत्र वहाँ होगा जहाँ राजा का पुत्र राजा होगा। ठीक है, तो यहाँ लोकतंत्र होगा कि हमारे देश में संविधान का स्वरूप कैसा कि लोकतांत्रिक सरकार काम करेगी। सरकार कौन सी चलेगी? लोकतांत्रिक। ठीक है, और तीसरा का पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म किसका होगा? व्यक्ति का होगा, व्यक्ति विशेष का धर्म होगा। आपकी इच्छा है जिस धर्म में आप जाना चाहें। आप हिंदू हैं तो हिंदू रह सकते हैं, आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं। आप जिस भी धर्म में जाना चाहें आप स्वतंत्र हैं, लेकिन राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म किसका होगा? धर्म व्यक्ति का होगा। ठीक है, और तीसरा शब्द है समाजवादी। हम कैसे कार्य करेंगे? समाजवादी। ठीक है, हम कैसे हैं? सब समान हैं आपस में। कैसे हैं? समान हैं। ठीक है, चाहे कानून की दृष्टि में हम कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। अमीरी गरीबी, सही है, जाति बिरादरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानून दृष्टि में सब लोग कैसे होंगे? सब समान होंगे। गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि सरकार का मुखिया जनता द्वारा चुना जाएगा। हमारे देश का जो संवैधानिक पद है वो सबसे ऊंचा किसका है? देश के प्रधान, राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में? देश के प्रधानमंत्री के। तो कहते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि देश का मुखिया जनता द्वारा चुना जाएगा, कि सरकार का बहरूप जहाँ देश का जो मुखिया है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। उम्मीद है आपको ये 5 शब्द समझ में आएंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यदि आप अच्छे से इसको समझ लेते हैं, लोकतांत्रिक,
पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप इंगित करते हैं। मतलब हमारे संविधान का स्वरूप, कि हमारे संविधान का स्वरूप ऐसा होगा, ठीक है, कि जो हमारी शासन व्यवस्था होगी उसका स्वरूप ऐसा होगा। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, की हम कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, हम अपने आंतरिक या बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकतांत्रिक, देश की सरकार कैसी होगी, लोकतांत्रिक होगी। पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। समाजवादी, हम कैसे होंगे, सब समाजवादी होंगे, मतलब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है, सब कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। गणराज्य, मतलब सरकार का मुखिया किस द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में जो 5 शब्द हैं जो स्वरूप इंगित करते हैं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं उद्देश्य। तो क्या है, सबसे पहले न्याय। न्याय, एकता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो न्याय का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को न्याय मिलेगा, ठीक है। न्याय राजनीतिक स्तर पर न्याय मिलेगा, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर न्याय मिलेगा, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, ठीक है। यहाँ धार्मिक स्तर की बात नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि हम कैसे हैं, पंथ निरपेक्ष हैं। कैसे हैं, पंथ निरपेक्ष, की व्यक्ति का धर्म होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। तो न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। यदि आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, यदि उसकी जो कंडीशन है वो आप फुलफिल कर रहे हैं, या जो नियम शर्तें लागू हैं, यदि आप उनमें दक्ष हैं, तो आप राजनीति में जा सकते हैं। आर्थिक न्याय, ठीक है, और सामाजिक न्याय, समाज में सबकी वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी, ठीक है। एकता, और हमारा उद्देश्य क्या होगा, एकता के सूत्र में बांधने का। सब लोग कैसे होंगे, एकता में रहेंगे। व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होगी, मतलब एक सही जीवन जीने के लिए, ठीक है। और राष्ट्र की एकता, हम बात कैसी करेंगे, राष्ट्र की एकता की, मतलब एकता की और अखंडता की, ठीक है। तो उम्मीद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलो, अब प्रस्तावना से मतलब और बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना को लेकर उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में बहुत से वाद पहुंचे थे, ठीक है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 वाद हैं, आप उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है, कि जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला वाद है बेरुवारी संघवाद 1960, बेरुवारी संघवाद 1960, ठीक है, बेरुवारी संघवाद 1960। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था कि बेरुवारी संघवाद 1960 में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग, संविधान का भाग नहीं है। इसमें कहा गया था कि बेरुवारी संघवाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि 1960 के तहत कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, और इसमें हम कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद केशवानंद संघ राज्यवाद 1973, और सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दूसरा दिया कि इसमें क्या, कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और कहा कि इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, लोकतांत्रिक, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता।
अखंडता। तो ये तीनों शब्द आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द नए जोड़े गए थे, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना समझ में आई होगी। ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।